मिठाई वाला और मक्खियाँ। एक गांव में ढोलू नाम का मिठाई वाला रहता था। उसकी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। उसकी मिठाई पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के साहूकार के बेटे की शादी थी, इसीलिए वो साहूकार ढोलू की दुकान में आता है। अरे साहूकार, आप आइए आइए, कौन सी मिठाई तू बोलो। मेरे बेटे की शादी है, मुझे 50 किलो मिठाई चाहिए। जी साहूकार, आपको आपकी मिठाई वक्त पर मिल जाएगी। चलो, काम पर लगना चाहिए। ढोलू बाजार से सब सामान मंगा लेता है और रात होते ही अपने काम में लग जाता है। मिठाई की खुशबू से थोड़ी देर में कुछ मक्खियाँ आती है और मिठाई खाने लगती है। अरे ये क्या, मक्खियाँ! चलो भागो यहाँ से। मक्खियाँ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आ जाती है। हे भगवान, ये मक्खियाँ वापस आ गई। रुको, इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ी मिठाई खाने दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे सुनो, बेचारी मक्खियाँ बहुत भूखी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। खाने दो उन्हें थोड़ी मिठाई। चलो ठीक है। मक्खियाँ मिठाई खाकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन साहूकार के कुछ आदमी आते हैं और वो मिठाई ले जाते हैं। ढोलू और उसकी पत्नी घर पर आराम कर रहे थे, तभी अचानक ए ढोलू, बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ साहूकार? मिठाई तो अच्छी थी ना। अरे ढोलू, तुम्हारी मिठाई खाकर सब गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं। आज तुम्हारी वजह से पूरा गांव बीमार हो गया है। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरी आंखों से मक्खियों को मिठाई खाते हुए देखा है। इसे तो सबक सिखाना चाहिए। मुझे मारो मत, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो मक्खियों की मदद कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी करने से पहले हमें उसके अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। मूर्ख मछुआरा। कई साल पहले एक गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, इसलिए मछलियाँ पकड़ के अपना गुजारा करता था। रमेश रोज 10-12 मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बाजार में जाके बेचता। इससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। वो जिस बाजार में मछलियाँ बेचता था, वहाँ दूर दूर से लोग आते थे और व्यापार करते थे। ये बाजार रमेश के घर के पास ही था। एक बार बाजार में मछलियाँ बेचते बेचते रमेश ने अपने मछुआरे साथी को देखा। वो एक बड़ी मछली बेच रहा था, जिसका उसे बहुत अच्छा दाम मिल रहा था। ये देखकर रमेश सोचने लगा, मैं ये छोटी छोटी मछलियाँ बेच के इतना नहीं कमा पाता, और इसने ये बड़ी मछली बेचकर एक ही बार में इतना कमा लिया। मैं भी कल से बड़ी मछलियाँ पकड़ूंगा और उसका अच्छा दाम लूंगा। रमेश ने ठान लिया कि आज से वो सिर्फ बड़ी मछलियाँ ही पकड़ेगा और बड़ा व्यापारी बनेगा। अगली सुबह वो तालाब में मछलियाँ पकड़ने गया और उसने तालाब में बड़ा जाल बिछा दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे उस जाल में कुछ महसूस हुआ। उसने जाल निकाल के देखा। अरे, इसमें तो सिर्फ छोटी छोटी मछलियाँ फंसी है। कोई बात नहीं, वैसे भी पूरा दिन पड़ा है। मैं जल्द ही एक बड़ी मछली पकड़ लूंगा। उसने फिर से जाल बिछाया। कुछ देर के बाद उसे उस जाल में कुछ महसूस हुआ। उसने जाल उठाया। उसने देखा कि जाल में फिर से छोटी मछलियाँ ही फंसी है। वो हताश हो गया। अरे नहीं, फिर से छोटी मछली। कोई बात नहीं, वैसे भी सिर्फ दोपहर हुई है। शाम तक एक बड़ी मछली तो जाल में फंस ही जाएगी। दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, फिर भी मछुआरे के जाल में एक भी बड़ी मछली नहीं फंसी। हे भगवान, एक भी बड़ी मछली नहीं फंसी जाल में, और सारी छोटी मछलियाँ भी मैंने फेंक दी पानी में। अब मैं क्या करूँ? आज रात मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। चींटी और टिड्डा।
रघु, जो कि एक खूबसूरत टिड्डा है। उसे अपना जीवन अपने तरीके से जीना पसंद है। वाह, क्या मजेदार जीवन है। फल, हरी भरी घास और ये धूप, वाह मेरे तो मजे है। ये ताजे घास की खुशबू मेरे दिल को छू लेती है। दिन भर इधर उधर करना और पत्तों पर आराम करना उसे बेहद पसंद है। एक दिन ऐसे ही रघु एक घास का स्वाद उठा रहा था। तभी अचानक ये क्या देख रहा हूँ मैं नींद में तो नहीं हूँ ना। ये फल चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। पर फल कैसे चल सकते हैं? बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। भूत भूत। बचाओ बचाओ, ये फल मुझ पर हमला कर रहा है। क्या रघु, तुम भी एक फल से डर गए? मैं तो बिल्कुल नहीं डरा था। तुम्हें पता है ना, मैं एक टिड्डा हूँ जो हमेशा बिंदास रहना पसंद करता है। ओ हाँ, सही कहा रघु, पर अब मान भी लो कि तुम डर गए थे। मेरी छोड़ो, ये बताओ कि ये एक फल लाने के लिए तुम 4-4 चिटिया जाती हो। मैं तो तुमसे काफी बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैं इस फल को खाने में तुम्हारी मदद करूँ? बकवास बंद करो रघु, ये फल अब खाने के लिए नहीं है। फिर सर्दियों के मौसम में काम आएंगे। सर्दियों के मौसम के लिए? वो देखो। रघु इशारे की ओर देखता है तो एक गड्ढे में सब चींटियां बड़ी कतार में फल और पत्ते इकट्ठा कर रही थी। उसमें टमाटर, सेब, हरे पत्ते, गोभी, इन जैसे कई पदार्थों का समावेश था। रघु जानना चाहता था कि ये चींटियां ये सब खाना गड्ढे में क्यों डाल रही है। अब जल्दी ही गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, तब फल और पत्ते नहीं रहेंगे, इसीलिए हम पहले से ही सब खाना इकट्ठा करके रखते हैं। हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चींटी हो चींटी, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे लिए ये चुटकियों का काम है। इतनी भी जल्दी क्या है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्योंकि मुझे जीना है बरसों। चींटियों को पता था कि रघु उनकी बात नहीं मानने वाला था। वो वहाँ से अपने काम के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जानती है कि रघु बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये चिटिया भी ना बड़ी अजीब है। इतना बढ़िया मौसम है और ये काम कर रही है? और परेशान तो ऐसे है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। अरे खाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, कल की चिंता क्यों करे? रघु कई दिनों तक अपनी ही धुन में चुस्त रहा। उसे आने वाले सर्दी के मौसम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हरी घास खाने की वजह से वो मस्त मोटा भी हो चुका था। एक दिन ऐसे ही रघु आराम कर रहा था, तभी बड़ी संख्या में चींटियां हरी पत्तियां और टहनियां लेकर जा रही थी। ए सुनो, तुम ये पत्तियां और टहनियां लेकर कहाँ जा रही हो? सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के काम आएगी। तुम्हें भी अभी जमा कर लेनी चाहिए रघु। तुम सच में ना पागल हो पागल, सिर्फ ठंड से बचने के लिए इतनी मेहनत। चींटियां जानती थी कि रघु उनकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसलिए वो जाने लगी। तभी अचानक मेरा पैर। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मैं चल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सच्ची? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। रघु चींटी को साथ लेकर उड़ चलता है। उस चींटी को भी बहुत मजा आता है। उसने हरी भरी जमीन देखी, बड़े बड़े झरने देखे। उसे हवा की झोंकों का एहसास हो रहा था। जब वो चींटी के घर के नजदीक पहुंचे तो रघु ने देखा कि बहुत सारी चींटियां पत्ते लेकर एक बड़े से गड्ढे में डाल रही थी। ये सब देखकर रघु दंग रह गया। शुक्रिया रघु। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। संभल कर जाना और अपने पैरों का ख्याल रखना। सुनो रघु, क्या तुमने पत्ते और खाना इकट्ठा किए? और सर्दी के मौसम में कहाँ रहोगे? अरे मैं तो बड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर ही लूंगा।
कल की चिंता आज क्यों? हाँ? ऐसे बोलकर रघु वहाँ से उड़ निकला। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लगे। गर्मी का मौसम खत्म होने वाला था। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर रहे थे। घास का रंग भी बदल चुका था। रघु अब भी निश्चिंत था। खा खा के वो मोटा हो चुका था। वो अब बचे हुए हरे पत्तों का लाभ उठा रहा था। आजकल ये चींटियां नजर नहीं आती। लगता है वो भी मेरी तरह मौसम का मजा ले रही है। पर अब क्या फायदा, जब मौज मजा करने का समय था तब सारा समय वो काम में लगी हुई थी। सर्दी का मौसम आ गया। चारों ओर बर्फ गिर रही थी। हरी घास तो देखने भी नहीं मिल रही थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। रघु अब खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघु को ठंड लग रही थी। वो गर्माहट वाली जगह ढूंढ रहा था। इसी हालत में हफ्तों बीत गए। रघु की सेहत खराब हो रही थी। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही रहने के लिए कोई जगह। तभी अचानक उसे चींटियों ने कई बातें याद आती है। मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उन दोनों की बहस सुनकर उनकी मुख्य रानी चींटी और अन्य चींटियां भी बाहर आती है। हमारे पास बहुत खाना है। हम तुम्हें खाना दे सकते हैं, पर हम तुम्हें रहने नहीं दे सकते। लेकिन मैं... ये क्या? हमें इसे बचाना होगा। ये भूख से मर जाएगा। आखिर इसने मेरी मदद की थी। जब मेरे पैर में लगा था तब ये मुझे अपने पीठ पर बिठाकर घर छोड़ने आया था। चींटी रानी अपने साथीदारों को रघु के लिए टहनियों का घर बनाने कहती है और उसे हरे पत्ते खाने देती है। सब चींटियां मिलकर उसके लिए अच्छा सा घर बनाती है। फिर उसे अंदर ले जाकर गरम गरम सूप देती है। कुछ ही देर में रघु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद रानी साहिबा, आपने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो रघु। तुमने हमारी चींटी की मदद की थी। हमने इस बार तुम्हारी मदद की। पर याद रखना, हमें हमेशा आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझ गया रानी साहिबा, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज हम जितनी भी मेहनत करेंगे, कल उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। मेंढक और गाय। तालाब में एक बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? माफी हुजूर, माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। अरे ये तो
सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर, आप उसके सामने कितने छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। क्यों हुआ कि नहीं मैं उस गौ जितना बड़ा? हाँ? नहीं नहीं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।